नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में जाने वाले हास्य कलाकार या यूं कहें कि हास्य के हस्ताक्षर राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। राजू श्रीवास्तव के बारे में कोई परिचय देना सूरज को दिया दिखाना जैसा है, लेकिन सूरज को दिया दिखाने के पीछे भी, सूरज के पीछे भी तमाम सारी चीजें होती हैं जो सूरज के प्रकाश में, चकाचौंध में लोग उसको जानना चाहते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते हैं। राजू श्रीवास्तव का जीवन भी कुछ ऐसा था। उनके हंसते चेहरे के पीछे किस तरह के दर्द थे, क्या उनके सपने थे, क्या उनकी जीवन शैली थी, उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके जीवन के उस अनछुए पहलू की जिसको कुछ ही लोग जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया बैठ करके, जिन्होंने उनके साथ लंबा समय दिया है कि आखिर उनके मन में क्या था, क्या उनके सपने थे जो अधूरे रह गए, क्या उनका भविष्य का सपना था जिसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष बने थे। 14 मार्च 2019 को जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बने थे, 3.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 199 से ज्यादा फिल्मों को मंजूरी दी, पटकथाओं को मंजूरी दी और 62 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों को उन्होंने अनुदान दिलाया। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे लोगों को बाहर से ला करके, यहाँ ला करके उनको फिल्म सिटी में बनाने के लिए और तमाम सारी चीजों को करने का उनका ख्वाब था। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के संयुक्त निदेशक संजय अस्थाना जी। संजय अस्थाना जी ने उनके साथ 3.5 साल का काम प्रतिदिन बिताया है। ऐसा नहीं होता था कि राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश आए और संजय जी से उनकी मुलाकात ना हो। तो आज हम इसीलिए उनके पास आए हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर राजू श्रीवास्तव किस तरह के अधिकारी थे, किस तरह की कार्यशैली थी। एक एक बातों को बिंदुवार हम उनसे पूछेंगे और आपको समझा सकेंगे कि आखिर राजू श्रीवास्तव किस तरह के व्यक्ति थे। संजय सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आपने लंबे समय तक काम किया। 14 मार्च 2019 को जब वो यहाँ पर आए थे, तभी से लेकर के आप उनके साथ थे। सबसे पहले तो आप ये बताना चाहूंगे आज आपको कैसा लग रहा है जब राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं है? आज हम बहुत ही दुखी हैं और हमने अपना एक भाई भी खोया है, जो पिछले 3 सालों के अंदर हम लोग जिस तरह से मिलते थे, उनसे एक दूसरे से फिल्म की गतिविधियों के बारे में बात करते थे। उनके मेरा राजाजीपुरम में चूंकि उनका घर था जी, मेरा भी घर वहीं है, तो मैं ऑफिस के लिए निकलता था तो उनसे मिलता हुआ आता था जब भी वो लखनऊ में होते थे जी। इसके अलावा जब भी यदा कदा उनको समय मिलता था, वो हमेशा उत्तर प्रदेश में फिल्मों के विकास में क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कलाकारों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, अवधी, ब्रजभाषी इत्यादि फिल्मों को कैसे एक नया आयाम स्थापित किया जाए, इस विधा शैली के उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में भी जो अमिट छाप भी पूरे विश्व में छोड़ी है, वो अद्वितीय है। तो इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास के, इससे पहले सपा की सरकार में अमर सिंह वगैरह थे, तब भी आप सारे समय से, लंबे समय से आप इन चीजों को देख रहे हैं। किस तरह का अंतर पाते थे पूर्व में और इनकी कार्यशैली में? सच पूछिए तो जितने भी लोग आए सब मुंबई से ही आए और वो मुंबईया जो है अध्यक्ष कहलाए जी। लेकिन राजू जी के व्यक्तित्व में एक ये था कि वो मुंबईया फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नहीं आए थे, बल्कि वो हमारे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई इत्यादि उनकी जो शैली का वो था, जिसमें व्यंग भी होता था, हंसी भी होती थी और इस तरह से भोजपुरी, अवधी, ब्रिजभाषी जो हमारे फिल्मों का उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु का सब्सिडी देने का है, उनसे वो बहुत आंतरिक रूप से जुड़े रहते थे और तमाम ऐसे कलाकारों को, इसके अलावा तकनीशियनों को, कलाकारों को, ऐसे इत्यादि लोगों को कभी लाते भी थे और बहुत सारे लोगों को बम्बई से उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की भी कोशिश की। उनके साथ तरह तरह के संवाद किए। बहुत लोगों ने यहाँ स्टूडियो बनाने का, प्रोडक्शन हाउस बनाने का, उनका भी खुद ये सपना था कि उत्तर प्रदेश सरकार खुद एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोले। इसके अलावा भी उनकी जो ख्वाहिश थी कि इस उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 फिल्म सिटी की स्थापना की जाए, जिसमें एक तो लखनऊ और कानपुर के बीच में अवश्य हो।
जिससे कि ये रहता था कि उनका जुड़ाव जो है लखनऊ और कानपुर दोनों से था। तो एक पूर्वांचल में भी उनकी इच्छा थी कि वहाँ भी एक फिल्म सिटी की स्थापना की जाए, लेकिन अभी वर्तमान में तो केवल फिल्म सिटी नोएडा का ही प्रपोजल पास हुआ है। भविष्य में हो सकता है उनके सपने को साकार करने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो। सर, ग्रेटर नोएडा को बताते हैं कि बनाने में उनकी बहुत भूमिका रही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके लिए काम किया है। आपको जब आप लोगों की बातचीत होती थी तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की फिल्मों को लेकर के, चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में अवधी फिल्में नहीं बनती हैं, भोजपुरी फिल्में कम बनती थी, लेकिन उनके आने के बाद कहा जाता है बहुत सारी ऐसी फिल्मों का यहाँ पर चयन हुआ है और अनुदान मिला है बड़ी संख्या में, 65 से ज़्यादा फिल्मों को उनके कार्यकाल में अनुदान मिल गया है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो इन फिल्मों को बढ़ाना चाहते थे, या फिर जो है बड़ी फिल्मों को लेकर के बड़े फिल्म कलाकारों को या निर्माता निर्देशकों को भी लेकर के वो यहाँ पर आए? नहीं, जहाँ तक निवेश के बारे में बात करनी है तो नोएडा में जो भी फिल्म सिटी का काम आज 1000 एकड़ में और 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, जो सारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्तर प्रदेश के फिल्म को ख्याति प्राप्त होगी जी, उसको बनाने में बहुत सारे अच्छे निर्माता निर्देशकों को भी लाए जी, कोशिश की कि अच्छे से अच्छा उसका टेंडर भी पास हो। कुछ ऐसे गवर्नमेंट से तमाम जमीन यूपीडा की और नोएडा अथॉरिटी से भी बात की। हम लोग भी कई जगह पे गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहाँ भी कोशिश यही हुई कि हम अपने उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानकारी दे सकें, पहचान बता सकें कि हम उत्तर प्रदेश में एक ऐसा का स्टूडियो या फिल्म इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ों का समन्वय है जो और कहीं नहीं मिलेगा, केवल उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया जा रहा है। सर, किसी फिल्मों को लेकर के या किसी जो उनके मन में चल रहा था फिल्मों को लेकर के, जिस कल्पना को लेकर के उत्तर फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष वो बने थे, क्योंकि ये राजनीतिक पद नहीं है, दिया जरूर जाता है ऐसे लोगों को जो लोग प्रमोट कर सके, तो कभी आपके साथ बैठ के अकेले में उनकी बातचीत होती थी कि किस तरह की मन में चिंताएं थी जिसको लेकर के वो इसमें आगे बढ़ना चाहते थे? क्योंकि कलाकार के रूप में वो निश्चित रूप से बहुत सफल थे, फिल्मों के रूप में उनकी सफलता, कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, कई सारे जो है स्टेज शो किए, तो वहाँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। तो कभी आपको लगता था कि हाँ वो किस तरह की चीज़ों को लेकर के चिंतित हैं? अवश्य, जब 14 मार्च 2019 को उन्होंने उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में शासन द्वारा तैनाती मिली, तो सबसे पहले उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की कि फिल्म बंधु क्या करता है, किस तरह से सारी समस्याओं को समझा। उसके बाद उस पर धीरे धीरे क्रमशः उत्तरोत्तर करते हुए फिल्मों के तमाम स्क्रिप्ट राइटर्स के बारे में भी जानकारी की, तमाम टेक्नीशियंस के भी बारे में बात की। इसके अलावा जो यहाँ उत्तर प्रदेश में किस तरह है, संयोग से 2019 के बाद से ही आपका कोरोना पीरियड शुरू हो गया जी जी, और 2 साल तो हम लोग वैसे भी पैरालाइज्ड रहे जी, वो भी वहाँ बम्बई में ही रहे। लेकिन फोन पे मेरी बराबर बात होती रहती थी कि क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या, जैसे ही कोरोना का पीरियड खत्म होगा तो हम लोग किस तरह से, तो काफ़ी 2 साल तो उनका कोरोना के ही उसमें बीता, न कहीं कोई शूटिंग हुई न कहीं कुछ। प्रवासियों के जब बम्बई से बहुत सारे लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में आए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि फिल्म और सिने जगत से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, ऐसे क्रू हैं, टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं जो वापस अपने गांव आए और वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। तो उन लोगों के यहाँ रहने, उनके रोजगार के बारे में क्या क्या किया जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी चिंतित रहते थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो आबादी है वो मुंबई से पलायन करके उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो इनको रोजगार का कैसे साधन उपलब्ध कराया जाए। तो उस बारे में इसमें इसीलिए प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम फिल्मी की गतिविधियों को एक बहुत तेजी से ऐसा अवसर बनाया जाए, और इसी दिशा में क्रमशः हुआ भी कि हम लोगों ने करीब करीब 88 फिल्मों को
44 करोड़ 42,267 रुपए वितरित किए जी, उनके कार्यकाल में। उनके कार्यकाल में। जी, पूरे उसमें रहा। लेकिन यह है कि काफी कुछ जो है अभी 43 फिल्मों का बनारस काशी महोत्सव में वो उन्हीं के ही पीरियड में हुआ। जी, वहाँ सबसे ज्यादा हम लोगों ने अगर फिल्में की है तो 43 फिल्मों को करीब 23 करोड़ 94 लाख रुपए अनुदान देने का काम किया। जी, और बहुत सारे जितने भी थे, कुमार मंगत रहे हों और बड़े बड़े प्रोड्यूसर रहे हों, सारे लोगों ने वर्कशॉप किया वहाँ, लोगों के फिल्म विधा के बारे में जानकारी दी, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए, लोगों को वो सारी सुविधाओं देने पे विचार हुआ। अभी हमारी वर्तमान पॉलिसी में जो कुछ सुझाव हम सम्मिलित करने जा रहे हैं उनके द्वारा ही दिए गए, काफी कुछ इस तरह के वो सुझाव थे। जी। जो सर, राजू श्रीवास्तव एक अधिकारी के रूप में कैसे थे? बहुत ही मिलनसार, जब भी वो होता था तो आते थे और सबसे पहले मुझे ही बुलाते थे, क्योंकि संयुक्त सचिव के पद पे मैं होने के नाते सबसे पहले इंटरेक्शन उन्हीं का होता था कि क्या क्या कार्यक्रम किए गए और भविष्य में क्या क्या किए जाने हैं, उस बारे में इन सारी चीजों का बैठते थे। लेकिन उसके साथ साथ ही एक बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, जब हंसी हंसी में ही वो बहुत कुछ ऐसी बातें भी कह जाते थे कि स्वभावतः उनकी बात मानने को मन करता था, जो नियमों के से हटके भी होता था, लेकिन उसका रास्ता निकाला जाता था, कोशिश किया जाता था। जी सर, राजू श्रीवास्तव ऐसे थे, लेकिन अब ये बताइए कि जैसे राजू श्रीवास्तव जी जो है, क्या खाने पीने में कुछ पसंद करते थे? जैसे चूंकि आप अधिकारी हैं, वो भी थे, तो कुछ ऑर्डर आते होंगे, कुछ मंगाते होंगे खाने पीने के लिए, क्या चीजें उनको ज्यादा पसंद थी? नहीं, वो किसी तरह इस तरह की चीजों के कोई शौकीन नहीं थे। जी हाँ, हम लोग जब वीवीआईपी गेस्ट हाउस वगैरह में बैठते थे जी, तो वेज ही आता था ज्यादातर जी, या बहुत हुआ तो एक आध जो है यहाँ आर्यन से आ जाता था जी, और नॉर्मली समोसा उनको यह था कि कभी समोसा खाए, कभी सैंडविच खा लिए ज्यादातर। जी, इन्हीं बातों पे जो उनका वो रहता था और किसी भी तरह का व्यसन नहीं था उन्हें, न कभी वो जी। इस तरह की कोई बात नहीं। कभी अपने परिवार को लेकर के कोई बातचीत करते थे आप लोगों के साथ? हाँ बिल्कुल, उनके परिवार में अब पत्नी है, एक लड़का है, एक बिटिया है। बिटिया के बारे में एक आध बार कहते थे कि उसकी भी जल्द शादी करनी है, तो कुछ देखा जाए। और हम लोग चूंकि एक ही जुड़े हैं, जी, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं थी, अभी काफी उम्र भी कोई नहीं हम लोगों में। जी। 2 ही बच्चे हैं। कुछ आपके मन में चल रहा है, राजू श्रीवास्तव आज नहीं है इस दुनिया में, तो कुछ यादें ऐसी हों जो लोग ना जानते हों, लोग रुपहने पर्दे के लोग ना जानते हों, कुछ ऐसा आपको, आपका उनका कुछ ऐसा जुड़ा हो जिस वाक्य को आज आप बता के याद करना चाहें? अब हम ऐसे तो तमाम यादें रही इतने सालों में। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बोलूं तो मेरे लड़के की शादी में जब वो आए जी, और यहाँ रुके तो मेरे यहाँ जितनी भी घराती और बाराती सब लोग आए थे जी, वो सारे लोग ऐसे टूट पड़े जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो। और मेरा पूरा कार्यक्रम जो है होता ना हो के मुझे उनसे सिर्फ एक बार यही कहना पड़ा कि भाई साहब आप जो है वापस चले जाइए, अदरवाइज मेरा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। उनके साथ सारे लोग फोटो खिंचाने के इतने लालायित रहते थे कि जो है बाकी सारा काम धाम छोड़ करके। इसी तरह जब हम मौसी एयरपोर्ट भी जाते थे तो वहां देखते थे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब वो कब गाड़ी में बैठे और कब हम यहाँ चलें। लेकिन वहां भी एयरपोर्ट पे भी तमाम ऐसे लोगों की भीड़ हो जाती थी, राजू श्रीवास्तव को फोटो खिंचाना है, ये करना है। लेकिन वो स्वभाव के इतने ही अच्छे थे कि वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। यहाँ मेरे से भी तमाम लोग मिलने के लिए कहते थे कि हमको मिलवा दीजिए, और मैं जाता था तो ऐसे ही वो कि जैसे वो उत्सुक हुए बैठे हुए हों कि हाँ आओ फोटो खिंचाओ। तो इस तरह की तमाम चीजें रही हैं। घर पे भी मैं उनके जाता था तो बाकायदे पूरा स्वागत करते थे। मैं बम्बई भी गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी
जी ड्राइवर भेजा कि वहाँ से एयरपोर्ट से लेके घर पे आओ। घर पे वहाँ खाते पीते थे। उसके बाद कार्यालय उनके बम्बई में स्थित जो कार्यालय है जी। वहाँ अब जाएंगे आप उनके परिवार से मिलेंगे? बिल्कुल। तो हमारे संबंध भी हैं, अच्छे हैं, जी रिश्तेदारी में भी जी। मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। आज मन गमगीन है राजू श्रीवास्तव को लेकर? बहुत। अभी 10 अगस्त को जब मैं वहाँ दिल्ली गया था, अशोका होटल में मैं रुका भी था, तो उस समय उनसे मिलने मैं एम्स हॉस्पिटल में स्वयं गया था। बात हुई थी कुछ उनकी नहीं, पत्नी से या कुछ? नहीं, उनकी पत्नी और उनके पीए जो गर्वित नारंग है उनसे बात हुई थी। वो तो कोमा में ही थे जी। आईसीयू में। खाली शक्ल देख लीजिए और वापस आइए, और किसी को अलाउड नहीं होता। जी जी। ऐसा माहौल था। हम लोगों ने डॉक्टर से भी बात की और भी कई लोगों के फोन आए। अभी उम्मीद यही थी, हम लोग दुआ यही कर रहे थे कि शायद दिन पे दिन कुछ न कुछ सुधार आए, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर। एक आखिरी सवाल, राजू श्रीवास्तव को आप पूरी जिंदगी किस रूप में याद रखेंगे? एक सफल व्यक्तित्व जो उनका हंसनुमा हर बात में ये रहता था कि उनको देखते ही स्वभावतः एक जो हंसी आती है, और किसी भी समस्या का हंस के कैसे निवारण किया जाता है, वो सबसे बड़ी खास बात होती है। ये थे संजय अस्थाना जी, जिन्होंने उनके साथ 3.5 साल का कार्यकाल बिताया और उनके मन में तमाम सारी यादें हैं। आप देख रहे हैं उनका दिल आज भरा हुआ है। वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं, हमसे बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आज उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने हमसे बात किया। आज उनके मिलने वाले, उनके जितने भी जानने वाले हैं, जो उनको करीब से जानते हैं, सबके दिल में आज दर्द है। कोई ज़्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं है। जो स्थिति उनके परिजनों की है, कमोवेश वही स्थिति उनके उन साथियों की है जिन्होंने उनके साथ कुछ साल भी बिताया। जैसा कि संजय अस्थाना जी कह रहे थे कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनको याद करेंगे जो निश्चित रूप से हर मुश्किल का सामना हंस कर किया करता था। निश्चित रूप से जो आदमी जिंदगी भर हंसाने का काम करता रहा, आज वो हम सबको रुला कर चला गया है। हमें उम्मीद है कि आपको इन बातों की कभी जानकारी नहीं होगी। हमने कोशिश की कि आपको उन अनछुए पहलुओं से अवगत कराएं जो राजू श्रीवास्तव का उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जाना जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।